चलिए क्वेश्चन नंबर 301 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 301 कहता है कि सामाजिक एकता का इतिहास प्रतिपादित किया है। किसने प्रतिपादित किया है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए ड्यूगिट, बी हेयरिंग ने, सी लॉयड ने या फिर डी काम्टे ने। तो जो सामाजिक एकता का इतिहास है ये प्रतिपादित किया है ड्यूगिट ने। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाता है। इस सवाल को उत्तर प्रदेश की जुडिशरी सर्विसेज में पूछा गया है 2015 में। इसका एक्सप्लेनेशन भी हम लोग देख लेते हैं। स्क्रीन को थोड़ा मैं ठीक कर लेता हूं ताकि आप देख सकें। देखिए अब आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। ड्यूगिट ने सामाजिक समेकता की आधारशिला पर अपने सिद्धांत का ढांचा खड़ा किया। प्रत्येक व्यक्ति आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों पर निर्भर करता है और समस्त मानव कार्यकलापों और संगठनों का उद्देश्य मनुष्यों की पारस्परिक निर्भरता को सुनिश्चित करना है। यही ड्यूगिट का सामाजिक समेकता का सिद्धांत है। ये आप याद रखेंगे, ये ड्यूगिट ने दिया था। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला सवाल है, रोमन विधि से राज्य उत्तराधिकार के नियम को प्रथम बार किसके द्वारा समाविष्ट किया गया। ये प्रथम हो जाएगा आपका, इसको प्रथम लिखेंगे। प्रथम में मैं छूट गया है, मैं आप पूरा कर लेंगे। चलिए अब इस सवाल के ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए बेंथम द्वारा, बी कैल्सन द्वारा, सी ओपेनहेम द्वारा या डी प्रोशियस द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, प्रोशियस द्वारा। इस सवाल को पूछा गया है उत्तर प्रदेश जुडिशरी सर्विसेज 2012 में। इसका एक्सप्लेनेशन भी हम लोग देख लेते हैं। ग्रोशियस को अंतर्राष्ट्रीय विधि का जनक तथा, ये तमा नहीं तथा है, प्रभावकारी प्राकृतिक विधि का दार्शनिक माना जाता है। रोमन विधि में राज्य उत्तराधिकार के नियम को उनके द्वारा ही समाविष्ट किया गया है। ये आप याद रखेंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जब समता भंग की गई हो तब उसका पुनः स्थापन करने में न्याय का वर्णन अरस्तु ने किस प्रकार किया था। ए वितरणात्मक न्याय, बी सुधारक न्याय, सी सार्विक न्याय या फिर डी नैसर्गिक न्याय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, सुधारक न्याय। ये आप याद रखेंगे। चलिए इस सवाल को देख लेते हैं, कहाँ पूछा गया है। उत्तर प्रदेश में 2006 में। इसका एक्सप्लेनेशन भी हम लोग देख लेते हैं। राज्य के अंतर्गत रहने वाले विभिन्न व्यक्तियों के पारस्परिक व्यवहार से उत्पन्न होने वाली असमानता या समानता भंग के दोष को, इसको समानता करेंगे, भंग के दोष को ठीक करके समानता को पुनः स्थापित करने की प्रक्रिया को अरस्तु ने सुधारक न्याय या संशोधनात्मक न्याय कहा है। ये आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से सही समुच्चय हैं। पहला समुच्चय है बेंथम तथा प्राकृतिक विधि, दूसरा है ऑस्टिन तथा विश्लेषणात्मकवाद, तीसरा है रास्कोपाउंड तथा सामाजिकीय विधि शास्त्र और चौथा है हेनरी मैन तथा दार्शनिक विचारधारा। अब ऑप्शन देख लेते हैं। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3 और 4, केवल 1, 2 और 3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2 और 3 इसमें सही हैं। 2 और 3 कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। यानी ऑस्टिन विश्लेषणात्मकवाद से जुड़े हुए थे, रास्कोपाउंड सामाजिकीय विधि शास्त्र से जुड़े हुए थे। ये 2 ऑप्शन इस क्वेश्चन में आपके राइट हैं। बाकी ये गलत दिया गया है, ये गलत दिया गया है। चलिए इसको देखते हैं कब पूछा गया है। उत्तर प्रदेश में पूछा गया है 2012 में। बेंथम समावेश के सिद्धांत के समर्थक थे तथा हेनरी मैन ऐतिहासिक विचारधारा से संबंधित थे। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि का विकास राज्यों की रीतियों द्वारा भी होता है, जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संधि, अंतर्राष्ट्रीय सौजन्य, अंतर्राष्ट्रीय रूढ़ि विधि या अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता। ये आपको बताना है क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, यानी अंतर्राष्ट्रीय विधि विकास राज्यों की रीतियों के द्वारा भी निर्देशित होता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय रूढ़ि विधि की संज्ञा दी गई है। यानी इस सवाल में आपका ऑप्शन नंबर सी अंतर्राष्ट्रीय रूढ़ि विधि सही है। तो
ऐसी विधि जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय विधि का विकास राज्यों की रीतियों के द्वारा भी होता है उसे अंतर्राष्ट्रीय रूढ़ि विधि कहा जाता है। इस सवाल को आपसे पूछा गया उत्तर प्रदेश में ही 2012 में। आगे चलते हैं। अगला सवाल, कौन सी विचारधारा अध्ययन करती है उन शक्तियों का जो न्यायाधीशों को निर्णय लेने में प्रभावित करती है? ए विश्लेषणात्मक विचारधारा, बी समाजशास्त्रीय विचारधारा, सी यथार्थवादी विचारधारा या डी ऐतिहासिक विचारधारा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यथार्थवादी विचारधारा। चलिए, इस सवाल को आपसे 2002 में यूपी पीसीएस में पूछा गया है। इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। यथार्थवादी विचारधारा उन शक्तियों का अध्ययन करती है जो न्यायाधीशों को निर्णय लेने में प्रभावित करती है। इस विचारधारा को विकसित करने का श्रेय जेरोम फ्रैंक को दिया जाता है। होम्स को यथार्थवाद का आध्यात्मिक गुरु माना जाता है। कई तरह से सवाल पूछे जाते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि यथार्थवाद का आध्यात्मिक गुरु किसको माना जाता है, तो वो होम्स को माना जाता है। या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि होम्स को किसका आध्यात्मिक गुरु माना जाता है, तो वो यथार्थवाद को आध्यात्मिक गुरु इसको माना जाता है। सवाल आपको एग्जामिनर घुमा के देगा, इसलिए आप बड़े ध्यान से एक एक क्वेश्चन को करिए और नोट डाउन करिए। अगला सवाल, न्याय कभी दिया नहीं जाता है, यह कठिन कार्य होता है जिसे प्राप्त करना होता है, धारित किया था। ये किसने कहा था? अरस्तू ने, फ्रेडरिक ने, ऑस्टिन ने या फिर पैटन ने? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है और बी है फ्रेडरिक। ऑप्शन नंबर बी फ्रेडरिक इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये कथन फ्रेडरिक का है। इस सवाल को राजस्थान की परीक्षा में 2008 में पूछा गया है। फ्रेडरिक ने कहा कि न्याय कभी नहीं दिया जाता है, यह कठिन कार्य होता है जिसे प्राप्त करना होता है, यानी न्याय को आपको खुद प्राप्त करना होगा, न्याय दिया जाना बहुत कठिन काम है। चलिए आगे सवाल पर चलते हैं। विधि में विसल ब्लोवर का अर्थ क्या है? ए वह व्यक्ति जो खेल समाप्त करने के लिए सीटी बजाता है, वह व्यक्ति जो भ्रष्टाचार के संबंध में सूचना देता है, वह व्यक्ति जो दौड़ प्रारंभ करने के लिए सीटी बजाता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विधि में सीटी या खेल समाप्त करने वाली तो कोई बात ही नहीं है, ये तो आप छोड़ ही दीजिए। इसमें से एक ऑप्शन आपको दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर बी यही सही है, वह व्यक्ति जो भ्रष्टाचार के संबंध में सूचना देता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। इस सवाल को उत्तराखंड सिविल जज में 2012 में पूछा गया है। आगे अगले सवाल पर चलते हैं। जीवित विधि की अवधारणा को किस विधि शास्त्री ने प्रतिपादित किया था? ए ऑस्टिन ने, बी ईहर्लिच ने, सी पाउंड ने या फिर डी हॉलैंड ने? तो ऑप्शन नंबर बी ईहर्लिच ने जीवित विधि की अवधारणा को प्रतिपादित किया था, ये आप याद रखेंगे। इस सवाल को 3 बार आपसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में 2002, 2005 और 2006। चलिए देख लेते हैं। ईहर्लिच के अनुसार विधि के विकास का केंद्र बिंदु विधायन का न्यायालय निर्णय न होकर समाज स्वयं है। इस प्रकार ईहर्लिच अपने गुरु ईहरिंग की भांति जीवित विधि यानी लिविंग लॉ की अवधारणा का प्रतिपादन करते हैं, ये आप याद रखेंगे। अगले सवाल पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्रीय विचारधारा का विधि शास्त्री नहीं है? ऑस्टिन, ईहरिंग, ड्यूगिट या फिर पाउंड? तो इसमें कौन नहीं है? ऑस्टिन नहीं है। और इसने पूछा क्या है, कौन सा विधि शास्त्री नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। इस सवाल को आपसे यूपी पीसीएस में पूछा गया है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। विधि शास्त्री ऑस्टिन विश्लेषणात्मक विचारधारा के समर्थक हैं। बैथम, काम्टे, ईहर्लिच और ड्यूगिच, रास्को पाउंड, ये पाउंड है। आदि समाजशास्त्री है, ये समाजशास्त्री है, विचारधारा के समर्थक हैं, ये आप याद रखेंगे।